तारीख 5 मार्च 2005 की शाम मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर संभालने को तैयार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये रात दिल्ली में ही गुजारी। जिन स्थितियों में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, उसके मद्देनज़र ये रात उनकी ज़िंदगी में सबसे अहम रही होगी। सफलता और प्रसन्नता नींद उड़ा देते हैं, लेकिन सामने जब बड़ी चुनौती खड़ी हो तो नींद आंखों से दूरी बना लेती है। खैर, दोपहर बाद तक सत्ता की नाटक की दूसरी कड़ी का मंच दिल्ली से चंडीगढ़ स्थानांतरित हो जाता है। शाम के 5 बजे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्यपाल AR किंदवई हुड्डा को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और इसी के साथ हुड्डा बतौर मुख्यमंत्री राज्य की कमान अपने हाथों में लेते हैं। हुड्डा ने अकेले ही शपथ ली। संभावना थी कि आने वाले 4-5 दिनों में उनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी शपथ ले लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में हालांकि भजनलाल भी शामिल हुए थे। आज उनके चेहरे पर कल जैसी अवसाद की रेखाएं नहीं हैं। संभवतः उन्होंने नए हालात को स्वीकार कर लिया है। आज सुबह हुड्डा ने गोल्फ लिंक जाकर भजनलाल का आशीर्वाद तो लिया ही, साथ ही उनसे सहयोग की अपेक्षा भी की थी। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी से भजनलाल की मुलाकात भी हुई थी और वो सोनिया जी को वादा करके आए थे कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सोनिया गांधी से मुलाकात कर बाहर निकले भजनलाल ने उस वक्त पत्रकारों को ये सूचना भी दी थी कि सोनिया जी ने उनका प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। उस वक्त एक पत्रकार ने जब चौधरी भजनलाल से कल विधायक दल की बैठक में शामिल न होने का हवाला देते हुए पूछा कि क्या वो अभी भी नाराज हैं, तो भजनलाल जवाब देते हैं कि मैंने अंत तक दबाव बनाए रखा, लेकिन कोई भी लड़ाई एक सीमा तक ही लड़ी जा सकती है। ये हिंदुस्तान की राजनीति का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि राजनेता जीते जी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। सत्ता का ये मोह उम्र को भी ठेंगा दिखाता रहता है। भजनलाल इस मामले में अपवाद नहीं रहे। 75 साल की उम्र में भी वो एक पारी और खेलना चाहते थे, जैसे कि इस चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने खेलनी चाहिए। 11 साल सफल राज करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। बेहतर तो ये होता कि उस मुकाम पर वो खुद ही राजनीति से सम्मानजनक विदाई ले लेते, लेकिन अब जबरन रिटायरमेंट की स्थिति उनके सामने आन खड़ी हुई थी। थक हार कर उन्होंने हालात से समझौता तो कर लिया, लेकिन लगता नहीं कि वो ज़्यादा दिन चुप बैठने वाले थे और आखिर में ऐसा हुआ भी। खैर, सोनिया ने अब हरी झंडी दिखाकर हुड्डा एक्सप्रेस को रवाना कर दिया, जिसके 5 वर्षों तक गति कम नहीं हुई और लगातार चलती रही। भजनलाल सरीके कद्दावर नेता को दरकिनार कर भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री चुनने के लिए सोनिया गांधी के निर्णय ने भले ही लोगों को हैरानी में डाला हो, लेकिन सोनिया की राजनीति और उनके मिजाज को थोड़ा सा समझने वाले लोगों को इतना आभास तो था कि इस दफ़ा भजनलाल की दाल गलने वाली नहीं है और ऐसा कुछ सोनिया नहीं होने देंगी। कुछ हलकों में ये उम्मीद की जा रही थी कि कहीं सोनिया बीरेंद्र सिंह को हरियाणा की कमान इसलिए ना दे दे क्योंकि 1991 में स्वर्गीय राजीव गांधी उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। बेशक मुख्यमंत्री का फैसला करते हुए सोनिया ने बीरेंद्र सिंह की दावेदारी को भी नज़रअंदाज किया, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं था कि सोनिया चौधरी भजनलाल व चौधरी बीरेंद्र सिंह की एक ही पलड़े में रखती थी। सच तो ये है कि सोनिया जहां भजनलाल को नापसंद करती थी और इसी नापसंदगी की वजह साफ थी, वहीं बीरेंद्र सिंह के प्रति उनके मन में सम्मान था, लेकिन सम्मान की ये भावना उन्हें मुख्यमंत्री का ओहदा दिलाने के लिए नाकाफ़ी थी। एक बार भजनलाल और बीरेंद्र सिंह की दावेदारी खारिज होने के बाद भूपेंद्र हुड्डा ही सोनिया गांधी की स्वाभाविक पसंद थे। हालांकि दौड़ में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ओम प्रकाश जिंदल और कैप्टन अजय यादव भी शामिल थे, लेकिन हकीकत में सोनिया गांधी की अपनी सोच में ये नाम कहीं भी नहीं थे। पूरी स्थिति का आकलन करने के बाद ये कहने में कोई झिझक नहीं होती कि सोनिया गांधी ने काफ़ी पहले ही ये मन बना लिया था कि इस बार कांग्रेस की सरकार यदि आती है तो भूपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री होंगे। जब ये सवाल उठता है कि भूपेंद्र हुड्डा ही सोनिया गांधी की पसंद क्यों थे, तो उससे भी बड़ा सवाल जो निकलकर सामने आता है वो ये है कि भजनलाल को सोनिया गांधी क्यों पसंद नहीं करती थी।
अगर सोनिया गांधी के भजनलाल को नापसंद करने के कारण समझ में आ जाएं तो काफ़ी हद तक ये साफ होने लगेगा कि हुड्डा सोनिया की पसंद क्यों बने थे। भजनलाल के राजनीतिक व्यक्तित्व को समझने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के इंडिया टुडे में मेहमान का पन्ना के अंतर्गत प्रकाशित स्तंभ को पढ़ने से काफ़ी मदद मिलती है। इसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह भजनलाल के संदर्भ में एक प्रसंग का हवाला देते हुए बताते हैं कि कई साल पहले अध्यापकों की एक बैठक में प्राइमरी स्कूल के एक अध्यापक ने एक अजीब सी समस्या रख दी। मैं एक दूरदराज के गांव में तैनात था। वहां स्कूल की खस्ताहाल इमारत को दुरुस्त करवा कर दीवारों पर लिखवाया गया सत्यम वद। दूसरे दिन मैंने देखा उसी के नीचे किसी लड़के ने लिख दिया सफलता की कुंजी। भजनलाल, अब आप मुझे बताएं कि आप जो पढ़ाते हैं उसके आगे हमारी शिक्षा कहाँ टिक पाएगी। जून 1979 में चौधरी भजनलाल तब एकाएक देश में चर्चित हो गए जब उन्होंने 2 साल पहले मुख्यमंत्री बने देवीलाल के नीचे से उनकी कुर्सी खिसका दी और खुद मुख्यमंत्री बन बैठे थे। हालांकि हरियाणा के लिए ये खेल कुछ नया नहीं था, क्योंकि हरियाणा के 2 बड़े सियासी दिग्गज भगवत दयाल शर्मा और राव बीरेंद्र सिंह ऐसी ही शातिर क्रांतियों के शिकार होकर इतिहास के पन्नों में समा चुके थे। लेकिन बड़ी अहम और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस बार की बगावत के शिकार चौधरी देवीलाल हुए थे, जिन्होंने पंडित भगवत दयाल शर्मा और राव वीरेंद्र को निपटाया तथा देवीलाल सरीखे जमीनी और जाबाज जाट नेता का भजनलाल के हाथों यूं निपटना रातों रात भजनलाल को गांव देहात की चौपाल तक ले गया। जून 1979 से लेकर जून 1986 तक हरियाणा में भजनलाल का राज रहा। सभी को पटाकर रखने की कला में दक्ष भजनलाल ने विधायकों, मंत्रियों, सांसदों, नौकरशाहों, पत्रकारों और धन्ना सेठों सभी की मौज करा दी। इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर के घर और दफ्तर के अदना कर्मचारियों से लेकर बड़े बड़े कारिंदे भजनलाल की कृपा से लाभान्वित हुए। चौधरी भजनलाल ने जून 1983 से मई 1986 तक के 3 साल के अरसे में अपने कोटे से गुड़गांव, पंचकुला व फरीदाबाद में 680 भूखंडों का आवंटन किया। भूखंड पाने वालों में पार्टी के नेता, नौकरशाह, पत्रकार, फिल्म अभिनेताओं से लेकर प्रधानमंत्री निवास व एआईसीसी कमेटी के दफ्तर के कर्मचारी तक शामिल थे। 1982 में विधानसभा के चुनाव हुए तो उनकी अगुवाई में कांग्रेस को 36 सीटें और लोकदल भाजपा गठबंधन को 37 सीटें हासिल हुई। राज्यपाल ने चौधरी देवीलाल के दावे को स्वीकार करते हुए उन्हें सरकार बनाने की दावत दी, लेकिन चौधरी भजनलाल ने ऐसा गुल खिलाया कि राज्यपाल तपासे ने देवीलाल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तय की हुई तारीख से पहले ही भजनलाल की ताजपोशी कर दी। चौधरी देवीलाल उस वक्त इस घटना से काफ़ी आग बबूला हो गए थे। चौधरी भजनलाल अपना काम तो कर गए, लेकिन जाट आक्रोश पूरे प्रदेश में हावी हो गया, जिसको शांत करने के लिए चौधरी बंसीलाल को चुनाव से 1 साल पहले हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाने से मरहम नहीं भरा। लोग भजनलाल कांग्रेस की मरोड़ निकालने के लिए आमदा थे। नतीजन जब चुनाव आए तो कांग्रेस 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस की ऐसी दुर्गति इससे पहले 1977 में हुई थी, जब उसे केवल 3 सीटें ही मिल पाई थी। हरियाणा में कांग्रेस की ये दयनीय स्थिति उन दिनों राजीव गांधी को बेहद परेशान करने वाली थी, जो 1984 में अभूतपूर्व सफलता हासिल कर प्रधानमंत्री बने थे। भजनलाल ने मिस्टर क्लीन राजीव गांधी की लोकप्रियता को हिलाकर रख दिया था। राजीव गांधी ने उस वक्त ही ये तय कर लिया था कि अब भजनलाल को आराम देना ही होगा, इसलिए उन्होंने तेजी से उभरते कांग्रेस की दूसरी पीढ़ी के नेताओं पर काम करना शुरू कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि 1991 के चुनाव के लिए उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह को तैयार करना शुरू कर दिया था। चौधरी बंसीलाल कांग्रेस से नाता तोड़ चुके थे। बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुए, कांग्रेस को 51 सीटें मिली, लेकिन राजीव गांधी का देहांत हो गया और भजनलाल एक बार फिर से अपना खेल कर गए और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस बार उनका शिकार हुए बीरेंद्र सिंह। ये घटना एक बड़ा हादसा थी, जो ये सोचकर कांग्रेस से जुड़े थे कि इस दफ़ा बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे। देश की राजनीति में अगले 6 साल ऐसे थे जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नेहरू गांधी परिवार के हाथों में नहीं रहा।
राष्ट्रीय कांग्रेस नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी की कांग्रेस में बदल चुकी थी। सोनिया गांधी व्यक्तिगत सदमे से उबर नहीं पा रही थी। हरियाणा में भजनलाल हवा का रुख भांपते हुए राव भजनलाल केसरी बन गए। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस दिशाहीन होकर अपनी आबा खो रही थी। ऐसे विपरीत हालातों में 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली। इससे पहले 1996 में भजनलाल 5 साल राज करके कांग्रेस को 9 सीटों पर सिमटा कर बैठे थे। राज्य में हरियाणा विकास पार्टी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। विपक्ष का नेतृत्व ओम प्रकाश चौटाला कर रहे थे। 2000 में पुणे चुनाव हुए। कांग्रेस 21 सीटों की पार्टी बनी। ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में आईएनएलडी की हरियाणा में सरकार बनी। इस विधानसभा में ही भूपेंद्र हुड्डा पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। भजनलाल की विधानसभा में 7वीं पारी थी। भजनलाल के खाते में 11 साल तक मुख्यमंत्री रहने की उपलब्धि दर्ज थी, तो हुड्डा को 3 बार लगातार देवीलाल सरीखे कद्दावर व राष्ट्रीय नेता को हराने का श्रेय प्राप्त था। अब कांग्रेस दल के विधायक नेता चुने जाने का मुद्दा था। भजनलाल इस पद के लिए बेचैन थे, लेकिन हुड्डा ने चुनौती दे डाली। बाकायदा चुनाव हुआ, मगर भजनलाल 21 में से 10 विधायकों का समर्थन हासिल कर विधायक दल के नेता बन गए, जबकि 9 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहे। हुड्डा ने भजनलाल को चुनौती देकर भविष्य में नेतृत्व की दावेदारी ठोक दी थी। सोनिया गांधी फिलहाल नज़ारा देख रही थी। भजनलाल की राजनीतिक कुंडली सोनिया गांधी को कहीं से भी आकर्षित नहीं कर रही थी। उनका अपना नेतृत्व देश व कांग्रेस के लिए कसौटी पर था। उन्हें साबित करना था कि वो नेहरू, इंदिरा, राजीव की कांग्रेस का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। एक सवाल ये पूछा जाता है कि सोनिया गांधी ने जिस दौरान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया, क्या वो किसी अन्य गैर जाट नेता को मुख्यमंत्री नहीं बना सकती थी? वो बना सकती थी, लेकिन जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाना सोनिया गांधी को इसलिए उचित लगा कि जाट केवल हरियाणा नहीं, पश्चिमी यूपी, दिल्ली, देहात, राजस्थान में निर्णायक स्थिति में है और इसका राजनीतिक रूप से कांग्रेस फ़ायदा उठाना चाहती थी।